Hello everyone and welcome to GS with Yashodhara. How are you all doing? Okay, so in the last lecture we have finished about 1907. 1907 में जब कहा गया था कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और द गुड गवर्नमेंट एक्ट इज गोइंग टू कम, गुड मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 इज गोइंग टू कम. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एक्चुअली में था क्या. ठीक है. ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी दिस इज 1909. ठीक है. ओके, दूसरा कलर हो गया, इट्स ऑल राइट. ठीक है. तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि कैसे मुस्लिम लीग बनती है. और जब मुस्लिम लीग बनती है उस टाइम पे देखो शिमला डेप्यूटेशन और आगा खान जाते हैं वहां पे टू मीट लॉर्ड मिंटो, बिकॉज लॉर्ड मिंटो वाज द वाइस रॉय. उनसे जाके मिलते और बोलते कि हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आवर पॉपुलेशन, बट हम जिस तरीके से अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं हमको उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन चाहिए. और इसी के ही साथ हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट, जिसको पूरी मतलब दिखाने के लिए कि हम लोग आपके साथ हैं. और ऊपर से इनको डर था कि कहीं हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी ना हो जाए, एंड दे वांटेड कि जो मुस्लिम है वो हमको सपोर्ट करे फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल. इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं. और इसी की वजह से एक ऐसी लीग बनती है जिसको हम बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं. कहां बनी थी? इट वॉज फॉर्म्ड एट ढाका. हो गया. ओके, अगर पूछा जाए वेयर वर द हेडक्वार्टर्स ऑफ मुस्लिम लीग, तो याद रखिएगा हेडक्वार्टर्स वर एट लखनऊ. हाउएवर इट वाज फॉर्म्ड एट ढाका. ठीक है. चलो आगे. अब आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909. जो इतने कस्मे वादे इन लोगों ने किए थे उसका इन्होंने अब क्या किया उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि 1906 के टाइम पे जो इन्होंने वादा किया था कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, अब उसी के बारे में बात करेंगे. अब 1909 में जब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म. हु वाज मॉर्ले? मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. कब बना था? आपके 1855 के एक्ट से बना था, इफ यू रिमेंबर. 1855 द गुड गवर्नमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं, उससे आपका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की एक नई पोजीशन बनी थी. और गवर्नर जनरल की डेजिग्नेशन का नाम बदल के उन्होंने क्या रख दिया था? वाइस रॉय ऑफ इंडिया रख दिया था. सो मॉर्ले इज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड मिंटो इज द वाइस रॉय. इसीलिए इन दोनों के कार्यकाल में ये आया और इन दोनों के द्वारा लाया गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म. ठीक है. नाउ इन्होंने किया क्या? सबसे पहले जो इंपेरियल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उसमें इलेक्टेड मेंबर्स को बढ़ा दिया गया. हाउएवर अभी भी जो नॉन ऑफिशियल्स थे दे रिटेन्ड देयर मेजॉरिटी, और साथ ही साथ जो नॉमिनेटेड थे वो भी अपनी मेजॉरिटी को रिटेन करते थे. बट हमको बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर्स को बढ़ा रहे हैं. क्या वो मेजॉरिटी में आए इलेक्टेड मेंबर्स? तो नहीं, वो इस एक्ट के चलते मेजॉरिटी में नहीं थे. हाउएवर नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स को बढ़ाया गया. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस एक्ट का आपको याद रखना है वो ये है कि सेपरेट इलेक्ट्रोलेट फॉर मुस्लिम्स वाज इंट्रोड्यूस. तो अभी किसका क्या आया है? सेपरेट इलेक्ट्रोलेट आया है. किन के लिए आया है? मुस्लिम्स के लिए आया है. आगे हम देखेंगे कि सेपरेट इलेक्ट्रोलेट बहुत लोगों के लिए आएगा, बट अभी के लिए किन के लिए आया? सिर्फ मुस्लिम्स के लिए जो है सेपरेट इलेक्ट्रोलेट लाया गया. यू गेट माई पॉइंट. याद रखिएगा इस एक्ट के चलते इनिशियली क्लास इलेक्ट्रोलेट ऑलवेज एग्जिस्टेड. क्लास इलेक्टोरेट का मतलब यह है दैट ओनली अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल कुड टेक प्लेस इन द वोटिंग, इन could take place in the elections. However, with the act of 1909, class as well as separate electorate was become had come into force. तो क्लास और कम्युनल इलेक्ट्रोलेट जो है इस एक्ट के चलते जो है लागू हो गया. इसी के ही साथ इन्होंने बोला जो इंपेरियल लेजिस्लेचर है उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे वो इनडायरेक्टली आएंगे. समझ रहे हो कि डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आएंगे, वो इनडायरेक्टली जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पर भेजेंगे. सो इतना याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स जो थे दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, नॉट डायरेक्टली. इसी के ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस एक्ट इज वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन की एंट्री होती है.
वन इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड, तो एक इंडियन जो है वो वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहेगा, और हमारी तरफ से जो पहले इंडियन इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बने थे दैट इज सत्येंद्र सिन्हा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अ पार्ट ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सो इट वाज हु, इट वाज सत्येंद्र सिन्हा। और कौन से एक्ट में ये कहा गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या सिंपली मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, अब 1909 के आगे जाने से पहले देयर आर सर्टेन पार्टीज जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन? सबसे पहले हम बात करेंगे आपके गदर पार्टी के बारे में। आज के लेक्चर में हम गदर पार्टी एंड द कोमागाटो मारो इंसिडेंट उसके बारे में हम बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कि वर्ल्ड वॉर वन जो है वो आ गया था, और उसके बाद व्हाट वर द रेपरकशंस, क्या इंडियंस ने पार्ट लिया, इंडियंस ने पार्ट नहीं लिया, हम उन चीजों के ऊपर बात करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गदर पार्टी के बारे में। तो याद रखिएगा 1913 में आपका गदर पार्टी बना था। कब बना था? 1913 में आपकी गदर पार्टी बनी थी, और जब ये बनी थी तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था Pacific Coast Hindustan Association. So the name was Pacific Coast Hindustan Association, which later जो अपना नाम है उसको बदल दिया गदर पार्टी पे। अब आप हमेशा पढ़ते हैं कि जो ये गदर पार्टी थी इट वाज बेस्ड ऑन अ वीकली, सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ वीकली। वीकली क्या होता है? जो हफ्ते में आपके पब्लिकेशंस निकलती है उसको वीकली कहते थे। तो इनकी वीकली का नाम क्या था? इनकी वीकली का नाम था गदर, इसलिए इनका नाम था गदर पार्टी। ठीक है, अब हेडक्वार्टर्स कहां थे? हेडक्वार्टर्स याद रखने तो याद रखिएगा ये वन ऑफ द रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज हैं या रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं जो इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर काम कर रहे थे और इंडियंस को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। यहां तक कि जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था उस टाइम पर भी अ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द गदर पार्टी दे हैड कम टू इंडिया, और यहाँ पे उन्होंने इतनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की, यहाँ पे उन्होंने आर्म्स जो है चुराना शुरू कर दिए ब्रिटिशर्स के, एंड दे रियली गेव अ टफ टाइम टू द ब्रिटिशर्स। और ये जो काम इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे इंडिया में किया था इसको हम बोलते हैं गदर म्यूटनी ऑल्सो। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन आए गदर म्यूटनी का तो याद रखिएगा इट रिवॉल्व्स अराउंड योर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब इनका हेडक्वार्टर्स था कहां पे, मतलब ये कहां से काम कर रहे थे? तो ये इंडिया में नहीं, ये रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो है वो इंडिया के बाहर काम कर रहा था इंडियंस के लिए। सो दे हैड देयर हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को California, USA. So their headquarters were at San Francisco, USA. तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए का आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, अब some of the prominent leaders of the Gadar party are Lala Hardayal, who was also एक गुरु थे ये भगत सिंह के, इसी के साथ सोहन सिंह, they were some of the prominent leaders of the Gadar party. And like I told you कि जब वर्ल्ड वॉर वन था तब then many of the Gadar party people they had come to India, और यहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे ब्रिटिशर्स को बहुत टफ टाइम भी दिया था। ठीक है, ये हम नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन में एक्चुअली हुआ क्या था। यू गेट माई पॉइंट? चलो नाउ एक और इंसिडेंट जो आपका 1914 1913 के अराउंड रिवॉल्व करता है इज द कोमागाटा मारो इंसिडेंट। सो इट इज कोमागाटो मारो इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1914। सो याद रखिएगा कोमागाटा व्हाट वाज इट? इट वाज अ जापानीज शिप, इट वाज अ नेम ऑफ अ जापानीज शिप जिसमें क्या थे? इसमें थे आपके पैसेंजर्स, इंडियन पैसेंजर्स थे। कितने पैसेंजर्स थे जी? 376 पैसेंजर्स थे, एंड दे वर ट्रैवलिंग from where to where? They were traveling from Singapore to Vancouver. Now Vancouver कहाँ आया आपका? कनाडा में आया। तो ये जा रहे थे कनाडा में, सिंगापुर से कनाडा ये लोग जा रहे थे। कनाडा में कहा? वैंकूवर में जा रहे थे। कितने लोग थे? 376 लोग थे। जैसे ही ये वैंकूवर पोर्ट पे पहुंचते हैं तो इस शिप के जो पैसेंजर्स होते हैं जब वो बाहर निकलते हैं आगे जाने के लिए उनको स्टॉप कर दिया जाता है, और 376 में से सिर्फ 24 ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जिनको देवर बीन अलाउड, सिर्फ 24 को अलाउ करते हैं कि आप जाइए, और 352 उनको they were not allowed. So जब इनको अलाउ नहीं किया जाता है, किनके द्वारा अलाउ नहीं किया जाता? कैनेडियन गवर्नमेंट जो होती है वो इनको बोलती है कि नहीं हम इनको अलाउ नहीं कर सकते अंदर जाने के लिए, जिसकी वजह से a lot of
क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम वाज क्रिएटेड एट द पोर्ट एंड 352 पीपल दे वर बीन फोर्स्ड कि आप वापस जाइए। अब जब ये वापस जाते हैं, वापस से शिप बोर्ड करते हैं, 2 महीने के बाद जाकर ये कैलकटा में पहुंचते हैं। 2 महीने के बाद जाकर ये कैलकटा में पहुंचते हैं, और जब कैलकटा में पहुंचते हैं तो इनमें से इनकी जो ये लोग होते हैं, इनकी बहुत बुरी हालत ऑलरेडी हो चुकी होती है। देखो आप, ये क्रूज पे तो घूम नहीं रहे थे, या शिप पे कोई ऑफिसर रैंक पे तो थे नहीं, बेचारों को लेके जा रहे थे। और वहां पे कितनी मिजरी होगी, ना खाने को कुछ, सब इकट्ठे रह रहे हैं, ना सैनिटेशन, ना कुछ भी, जिसके चलते 2 महीने तक दे वर स्टक इन द शिप। और जब ये 2 महीने बाद कैलकाटा में पहुंचते हैं, दे रिफ्यूज, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वर पंजाबीज, जो लोग होते हैं उनको बोला था कि उठो और जाके पंजाब की ट्रेन पकड़ के गो बैक। सो दे ऑल रिफ्यूज कि हम पंजाब में नहीं जाएंगे। जब ये रिफ्यूज करते हैं पंजाब में नहीं जाने के लिए, सो कैलकाटा में एक जगह होती है, दैट इज बज बज। सो व्हाट इज इट, दैट इज बज बज। वहां पे एक इंसिडेंट जो है वो टेक प्लेस करता है। इंसिडेंट क्या होता है कि यहाँ पे एक तरीके का टसल हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है इन पैसेंजर्स के बीच में और उन पुलिस वालों के बीच में, क्योंकि पुलिस उनको फोर्स कर रही थी वापस जाने के लिए। सो ये जो इंसिडेंट है, जिसमें ऑलमोस्ट आपके 22 से लेकर 24 पैसेंजर जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, विच क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड अनरेस्ट इन पंजाब। और उस टाइम पे ये जो गदर पार्टी है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी, और उन्होंने भी एक्टिवली इसको बहुत ज्यादा कंडेम किया था। सो अगर पेपर में पूछा जाए आपको कि बच बच इंसिडेंट, कौन सा इंसिडेंट, बच बच इंसिडेंट, एक पेपर में एक सैंपल पेपर था आई थिंक यूपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि मोस्टली पता नहीं होता है। ठीक है, सो अगर पूछा जाए कि बच बच इंसिडेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो याद रखिएगा वहां पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस या कोमागाटो मारो। तो याद रखिएगा इट इज कोमागाटो मारो इंसिडेंट। ओके, उन 12 से 24 नहीं, 19 पैसेंजर्स जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। हाउएवर यू डोंट नीड टू रिमेंबर कितने मरे कितने नहीं, बस इतना याद रखो कि ये इंसिडेंट था विच हैपेंड ड्यू टू कोमागाटो मारो इंसिडेंट, क्योंकि यहाँ के जो पैसेंजर्स हैं दे ऑल रिफ्यूज कि हम पंजाब नहीं जाएंगे। और जब पंजाब नहीं गए, उनकी बात नहीं मानी गई, मतलब पुलिस वालों की बात नहीं मानी, तो इनके बीच में हाथापाई होगी, जिसके चलते 19 पैसेंजर्स वर बीन किल्ड। ठीक है, अब इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका, अब देखो हम कहां पे आ गए, 1914 में आ गए हैं। अब 1914 से लेके 1918, ये कौन सा पीरियड है, ये पीरियड है वर्ल्ड वॉर 1 का। अब हम बात करेंगे कि क्या इंडियंस ने इसको सपोर्ट किया कि नहीं किया, अगर किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इसी के ही साथ हम पढ़ेंगे 1915। 1915 में होगी एक बहुत बड़े नाम की एंट्री इंडिया में, और वो कौन है ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। So thank you and have a nice day, and of course do like, share and subscribe. Thank you.